अस्सलाम वालेकुम। इन्फे मीडिया के लाइव फेसबुक पेज से मैं हूँ अर्दा लियाकत और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद जो है वो आप देख रहे होंगे इन्फे मीडिया के लाइव जो है वो प्रोग्राम्स, क्योंकि रमज़ान और मुबारक के महीने में भी थोड़ी सी रूटीन जो है वो इंसान की चेंज हो जाती है, तो सब कुछ जो है वो पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि इंसान को जो है वो इबादत को जो है वो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे आप इन्फे मीडिया के लाइव फेसबुक पेज पे जो है वो देखते रहेंगे लाइव प्रोग्राम्स। और उसके अलावा मैं ये बताते चलूँ, इन्फो मीडिया के जो है वो यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगी। ना सिर्फ आपको वहाँ मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है वो वहाँ न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो अपडेट्स मिलेंगी डेली बेसिस पे, और उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिलेंगी। बहुत सारी वैरायटी ऑफ वीडियोस जो है वो आप वहाँ देख सकते हैं फिर मीडिया के यूट्यूब चैनल पे। किड्स स्टोरीज, मतलब हर एज के हिसाब से आपको वहाँ वीडियोस मिलेंगे, इसलिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का मैं टॉपिक बताती चलूँ, आज बात करूँगी यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड को हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं उस हवाले से बात करूँगी, क्योंकि मोस्टली आजकल देखा गया है यंग एज में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है और पता नहीं होता कि इसे मैनेज किस तरह करना है। हम अपनी जो है वो डाइट को बेहतर नहीं करते और फिर इस तरह उससे और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यूरिक एसिड के हवाले से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, होता क्या है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के हवाले से बताऊंगी, और फिर एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि हम नेचुरली तौर पे घर में ही हम अपनी जो है वो डाइट के थ्रू किस तरह हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को मेनटेन जो है वो कर सकते हैं। यूरिक एसिड जो है बेसिकली होता है एंड प्रोडक्ट होता है जो भी हम प्यूरिन्स ले रहे हैं, यानी कि हम इस तरह की कोई खुराक जिसमें प्यूरिन्स मौजूद हैं, जब वो हम खाते हैं तो जब वो डाइजेस्ट होती है तो एट द एंड जो हमारी चीज़ बचती है उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के थ्रू जो है वो एक्सक्रिएट आउट हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में जाता है, फिर किडनी जो है वो इसे एक्सक्रिएट कर देती है, फिर यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो निकल जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो जॉइंट पेन और बहुत सारी जो है वो इससे बीमारियां होती हैं, या यूँ कह लें कि और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम ये देखें कि क्या रीजंस हैं यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने के, तो दो इसके मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि आपका किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। आपकी किडनी जब काम नहीं कर रही तो फिर जो है वो एक्सक्रिएट नहीं हो रहा यूरिक एसिड। दूसरा ये कि आपने डाइट इस तरह की ली हुई है कि आपका वो यूरिक एसिड बॉडी में बंद बहुत ज़्यादा रहा है। जब बंद बहुत ज़्यादा रहा है फिर वो किडनी जो है वो उसने तो एक लिमिटेड काम करना है, तो फिर वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जब अक्यूमुलेट होता है तो फिर यूरिक एसिड का लेवल हम कहते हैं बढ़ चुका है, और इससे और भी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। इसलिए आप खुराक के थ्रू जो है वो अपने यूरिक एसिड के लेवल को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्यूरिन्स जब आप लेते हैं, जब वो डाइजेस्ट होती हैं, एट द एंड जो है वो यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए जो आप प्यूरिन्स, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो अगर आप प्यूरिन्स जो ले रहे हैं तो आप वो अवॉइड करें वो लेने से, यानी कि आप अपनी डाइट में कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेनटेन रहे। अब जब यूरिक एसिड लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो फिर अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, कहते हैं कि एड़ियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। यंग एज में ही ये आजकल होने लग गया है। पहले तो होता था 45 के बाद यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता था, आजकल 20 साल के बच्चों में ही यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और फिर उनके जॉइंट पेन होता है। और ये जॉइंट पेन जो है ये भी यूरिक एसिड की ही वजह से होता है, क्योंकि जब हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो फिर जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर, और फिर वहाँ पेन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और फिर जो है वो रेडनेस हो जाती है, वो वाला एरिया वार्म हो जाता है, जिसे हम गाउट कहते हैं, जो एक अर्थराइटिस है। अब बात करें किसके कॉजेज़ की, जैसे कि मैंने कहा कि आपके आप बहुत ज़्यादा प्यूरिन ले रहे हैं उस वजह से होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि आपका किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। और उसके अलावा हेरिडिटी भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर फैमिली में किसी का यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो पूरी फैमिलीज़ का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो इसमें मेन रोल है हेरिडिटी का भी। और उसके साथ साथ ओबेसिटी,
इसलिए जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें स्पेशली तौर पे कहा जाता है कि अपने वेट को जो है वो कम करें, क्योंकि जो ओबेस होते हैं उनमें भी जो है वो फ़ौरन से जो है वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और जो लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर की जब मैंने बात की थी, हाइपरटेंशन में भी मैंने बताया था कि आपका जो है वो अल्कोहल से, आप अगर किसी कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, आप अल्कोहल लेगा तो फ़ौरन से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी का बॉर्डर लाइन पे है यूरिक एसिड और फिर वो अल्कोहल ले रहा है तो तेज़ी से जो है वो शख्स जो है वो गाउट की तरफ जाएगा, यानी कि उसका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और फिर उसके अलावा जो है किडनी डिजीज़ जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जैसा कि मैंने ब्लड प्रेशर में भी बात की थी, लास्ट प्रोग्राम ब्लड प्रेशर पे ही था, उसमें मैंने ये कहा था कि मे भी आपको कोई किडनी प्रॉब्लम हो, रेनल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो। हम इस चीज़ की तरफ गौर नहीं करते और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि किडनी प्रॉब्लम जो है वो भी हाइपरटेंशन की तरफ लीड करता है। अगर किडनी प्रॉब्लम नहीं है, आप हाइपरटेंसिव हैं, तो भी आपकी किडनी पे इसका इफेक्ट होगा। यूरिक एसिड में भी इसी तरह है, या तो मे बी आपकी कोई किडनी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, या इस तरह भी हो सकता है कि आपको कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और आप उस यूरिक एसिड को ट्रीट नहीं कर रहे, उसे मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको फ्यूचर में जो है वो किडनी प्रॉब्लम हो जाएंगे, यानी कि आपका रेनल फेलियर या दूसरे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ होता है वो ट्रीट नहीं करते, फिर हाइपरटेंशन की तरफ भी वो जाते हैं और फिर वो उनके डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करें ताकि आप इन जो है वो बीमारियों से बच सकें। अब मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगी, जैसा कि मैंने कहा आपने प्यूरिन्स लेनी नहीं है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि प्यूरिन्स किन किन में मौजूद होती है और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी नहीं है, क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर पे मैंने जब बात की थी मैंने यही बताया था, आप डाइट के थ्रू अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उन्हें ये लगता है कि उन्हें थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ड्रग्स लेने की ज़रूरत होगी, यानी कि उन्हें मेडिसिन पे ही वो चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेंटेन कर लें अपने डाइट के थ्रू इन चीज़ों को तो आप मेडिसिन जो है वो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। पल्सेस से आपने अवॉइड करना है, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है आपने वो चीज़ें नहीं खानी, रेड मीट नहीं खाना, यानी कि आप दालें जो है वो ना खाएं। अब ये नहीं है कि दाल, वैसे कहते हैं कि प्रोटीन रिच होती हैं, दालें खानी चाहिए, जो है वो मीट खाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में आपने नहीं खाना। अब जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा मिकदार में ये लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है। अब ये नहीं कि हर बंदा खाना पीना छोड़ दे, खानी चाहिए, क्योंकि ये उनमें होता है कि ऑल द टाइम, यानी कि 3 दफ़ा अगर खाना खा रहे हैं दिन में तो 3 ही दफ़ा सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे, तो फिर उनमें जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उन्हें कहते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, आपने दालें नहीं खानी, रेड मीट से अवॉइड करना है, पालक से अवॉइड करना है, गोभी से आपने जो है वो नहीं खानी, और उसके अलावा अल्कोहल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप हाइड्रेटेड रहें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप अपने वेट को कम करें। और आपने इस कंडीशन के अंदर विटामिन सी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन सी बेसिकली जो होता है ना वो हमारे यूरिक एसिड को डिज़ोल्व कर देता है। जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी कि विटामिन सी जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है, ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, लेमन में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी कि जो हमारे खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं ना, उनमें विटामिन सी होता है। तो आप इस चीज़ को लें। और स्मोकिंग जो लोग कर रहे होते हैं स्पेशली उनमें तो विटामिन सी की वैसे ही डेफिशिएंसी होती है, वो भी विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब अक्सर लोग सुबह ब्रश करते हैं तो उनके दांतों में खून आता है, मे बी ये भी हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो, तो उन्हें भी विटामिन सी लेना चाहिए। हम सप्लीमेंट्स की तरफ फ़ौरन से चले जाते हैं, लेकिन नेचुरली तौर पे हमें इन चीज़ों से मिल सकता है, यानी कि उन फ्रूट से मिल सकता है जो थोड़े से खट्टे होते हैं। इसलिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी आप विटामिन जो है वो सी का इस्तेमाल करें। सेब की अगर बात करें उसमें भी विटामिन सी होता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। आपके यूरिक एसिड के लेवल को भी जो है वो मेंटेन रखता है, कम करता है। और उसके बाद जो है वो हमने ब्लड प्रेशर की जब बात की थी तो भी मैंने कहा था कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो भी सेब का इस्तेमाल करें, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है उससे। और उसके अलावा बहुत सारी हमें कार्डिक डिजीज़ से जो है वो बचाता है।
इसलिए आपने सुना होगा कि रोज़ाना जो है एक सेब खाना चाहिए, जो कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वो यही बात है। उसमें मतलब फ़ायदे उसके इतने ज़्यादा हैं कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। और जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें तो ये कहते हैं कि जो सेब का सिरका होता है वो उसका इस्तेमाल करें, यानी कि पानी के अंदर सेब का सिरका डालें और फिर वो उसका इस्तेमाल करें। वो डिपेंड करता है कि उनका यूरिक एसिड लेवल कितना बढ़ा हुआ है, दिन में 1 दफ़ा लें या 2 दफ़ा लें, तो इससे भी उनका जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो यूरिक एसिड जो है वो लेवल बॉडी में कम हो सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। फाइब्रस फ्रूट लें, फाइबर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लें जिनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि वो एप्पल लें जो इसमें भी फाइबर्स होते हैं, पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, उसमें भी फाइबर्स होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ों का वो इस्तेमाल करें। फाइबर्स अपनी डाइट के अंदर जो है वो आप बढ़ा दें तो इससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है या कम हो सकता है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, ये जो मैंने आपको बहुत सारी बताई है कि आप अपनी डाइट में ये चीज़ इस्तेमाल करें, जिससे ना सिर्फ आपके यूरिक एसिड का लेवल कम होता है बल्कि आपका पेन को वो कम करती हैं, कुछ जो है वो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, क्योंकि जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, क्योंकि जब यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है उनके जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होते हैं तो फिर जो है वो वहाँ पेन होता है, वो एरिया वार्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उन चीज़ों से भी वो हमें जो है वो इन चीज़ों को भी ट्रीट करता है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके जॉइंट्स वगैरह में पेन है तो आपने वहाँ आइसिंग करनी है, यानी कि जिस शख्स का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उसके अगर पेन हो रहा है जॉइंट्स वगैरह में, स्पेशली बिग टो में होता है, बिग टो में इसके क्रिस्टल्स जमा होते हैं, बिग टो में इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये स्पेशली रात के वक्त होता है, मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स के। तो आपने वहाँ बर्फ़ लें, आइस पैक आपके पास अगर नहीं है तो किसी चीज़ में भी रैप करके आप उससे आइस से मसाज करें तो आपका पेन इन्फ्लामेशन काफ़ी हद तक जो है उससे कम हो जाएगी। हम और आप एंसर्स ले सकते हैं घर में अगर आप रात के वक्त अगर आपका पेन हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे ना लें। रेगुलर बेसिस पे जो घरों में हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली एंसर्स जो इतनी यूज़ होती हैं, लोगों को पता नहीं होता इसका नुकसान क्या है, हर दूसरे दिन किसी न किसी दर्द की ये गोली खा रहे होते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है किडनी पे। इसलिए आप नेचुरली तौर पे वो वाली चीज़ें लें जिनसे आपका पेन कम हो, आपकी इन्फ्लामेशन कम हो। इस तरह के फ्रूट्स लें जो कि पेन को आपके कम करें, जिसमें केला बहुत बड़ा रोल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी कि जो सूजन वगैरह हो जाती है उसको जो है वो कम करता है। उसके अलावा जो है वो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी भी जो है वो हमारे यूरिक एसिड के लेवल को जो है वो मेंटेन रखती है। ग्रीन टी का मतलब ये नहीं है, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो पैकेट्स में मिल रही हैं बाज़ार से ख़रीदें और उनका इस्तेमाल करें, मुझे नहीं पता उसका कोई फ़ायदा है या नहीं। नेचुरली तौर पे जो नेचुरल होती है उसका इस्तेमाल करें, घर में आप पौधा लगा सकते हैं, फिर उसके पत्तों से जो आपकी चाय बनती है उसका आप इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है और वैसे तो खाने में उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और भी उसके जो है वो बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करें। आप दूध गर्म करें, उसके मलाई उतार लें, फिर उसे रख दें फ्रिज वगैरह में, दोबारा उसके बाद मलाई आएगी उसे उतार लें, यानी कि उसका फैट जो है वो बिल्कुल जब निकल चुका होगा तो फिर आपने वो वाला दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा फैट ले रहे हैं, उससे जो है वो आपने थोड़ा अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल वगैरह की, तो ऑयल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में बेसिकली होता है विटामिन ई, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है विटामिन ई की अगर बात करें। और ऑलिव ऑयल की अगर बात करें तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से जो है वो इंसान को बचाता है। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है वो भी अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो थोड़ा महंगा होता है, तो इतना ज़्यादा खाने में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो खानों में ऑयल इतना ज़्यादा डाल लेते हैं कि फिर वो खाने में ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। आपने
जितने लोगों का खाना बन रहा है, अगर आपके घर में 5 लोग खाने वाले हैं तो 5 चम्मच ऑयल के अंदर आपका खाना बनना चाहिए। अगर 6 लोग खाने वाले हैं तो 6 चम्मच ऑयल के अंदर आपका खाना बनना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसके अंदर ऑयल डाल दिया और फिर जो है वो ऑब्वियसली वो तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, फिर वो कोई भी हो। उसके अलावा अगर हम नट्स की बात करें तो आप बादाम ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। ये जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। ये कुछ चीज़ें थी। अगर यूरिक एसिड किसी शख्स का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो अपनी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करे और फिर मैंने जो कहा प्यूरीज वगैरह को अवॉइड करे, तो काफ़ी हद तक खुद ब खुद उसका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन हो सकता है। उसके अलावा चेरीज़ वगैरह आप लें, ब्लूबेरीज लें, उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन हो सकता है। बल्कि वो आपके हेल्प करती हैं कि आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करें। बॉडी के अंदर जो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने में हेल्प करती हैं। ये ओवरऑल था यूरिक एसिड के हवाले से। इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप तो पूछ सकते हैं। आई थिंक जी, जैसे कि मैंने विटामिन ई की बात की थी, विटामिन ई जो है वो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। विटामिन ई जो है वो हमारा जो है वो कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। बेसिकली विटामिन ई जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन करवाता है, यानी कि एक्सक्रिएट आउट नहीं हो रहा जब यूरिक एसिड, तो आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें। एक तो आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, तो फिर जो है वो आपका खुद ब खुद एक तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ होता है तो इस तरह की भी कुछ मेडिसिन दी जा रही होती हैं, डाययूरेटिक्स दिए जा रहे होते हैं ताकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो, फिर जो है वो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कहते हैं ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ताकि आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम हो। इसी तरह यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पानी का जो है वो आप खुद हाइड्रेटेड रहें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपका जो है वो यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप पानी के अंदर 1 नींबू या आधा नींबू जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो डाल लें, वो डिज़ोल्व करने में हेल्प करेगा, यानी कि जो आपके क्रिस्टल्स वगैरह बन रहे हैं यूरिक एसिड के वो डिज़ोल्व हो जाएंगे इससे, तो इससे भी आप जो है वो गाउट वगैरह से या बाकी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। ये ओवरऑल थी यूरिक एसिड के हवाले से। इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं। अब थोड़ी सी किसी और मौजू पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल कितना ज़्यादा जो है वो HIV एड्स फैला हुआ है। HIV पॉजिटिव केसेस कितने ज़्यादा सामने आए हैं, लोगों को पता नहीं है बेसिकली ये होता क्या है। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को इस वजह से जो है वो कत्ल कर दिया था कि उसको HIV पॉजिटिव था। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। लेकिन STDs में आता है जो भी हमारी जो है वो, ये अगर एड्स की बात करें तो ये भी आता है। HIV पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है उस शख्स को एड्स हो गया। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है पाकिस्तानी लोगों को कि HIV पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को एड्स हो गया है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स करवाता है। अगर कोई HIV पॉजिटिव शख्स है तो उसे एड्स डेवलप होने में 8 से 10 साल लगेंगे, फिर जाकर उस शख्स को एड्स होगा। ये नहीं कि कोई HIV पॉजिटिव केस सामने आया तो हम कहें कि उस शख्स को एड्स है, उसे काफ़ी साल लगते हैं एड्स डेवलप होने में। अगर HIV पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं तो उसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उनको ट्रीटमेंट दे के वो एड्स डेवलप ना हो। लेकिन अगर किसी शख्स को एड्स हो गया तो उसकी तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बस ये कर सकते हैं कि उसकी जो है वो मौत को उस शख्स की थोड़ी सी आसान कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड यानी कि कहीं से ली गई है। इम्यूनोडेफिशिएंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं उस शख्स को, मतलब हर बीमारी जो है वो अटैक करती है। हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है, हमारी कुव्वतें जो मुदाफ़ियत होती है ना, हमें बीमारियों से बचाती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं होते। अब ये तो नहीं हम बीमार बिस्तर पे पड़े हुए, हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। अब जिस शख्स को एड्स होता है बेसिकली उसकी वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि वह बीमारियों से लड़ सके, फिर उसे हर बीमारी हो जाती है और फिर एट द एंड जो है उस शख्स की डेथ हो जाती है। लेकिन STDs जितनी भी हैं इसका ये मतलब नहीं है, उसके और भी कॉन्टैक्ट
हो सकते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके थ्रू जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। खुद भी इन चीज़ों से एहतियात करें और दूसरों को भी अवेयर करें। एहतियात नहीं कर रहे होते, ब्लड जब दिया जा रहा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई सिरिंज वगैरह लग रही होती है, वो इस्तेमाल हो रही होती है, तो आप देखें कि वो न्यू हो, बिल्कुल कहीं और यूज्ड ना हो, क्योंकि आजकल तो इंसानियत बहुत कम रह गई है। ये देखा ही नहीं जाता कि वही एक सेम चीज़ जो है वो रोटेट हो रही होती है। ना सिर्फ उससे एड्स हो सकता है, HIV वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, बल्कि और बहुत सारी जो है वो आपको बीमारियां जो है वो उससे हो सकती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात करें। अगर आप मर्द हज़रात नाई वगैरह के पास जाते हैं तो आप अपना जो है वो देखें कि जो भी उसमें सीजर वगैरह या कुछ भी यूज़ हो रहा है तो वो बिल्कुल साफ़ वगैरह हो, तो स्टेरिलाइज्ड हो। ये की नहीं जाती, सेम चीज़ें हर शख्स पे यूज़ की जा रही होती हैं, रेज़र हर शख्स पे सेम यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो तेज़ी से एक शख्स की बीमारी जो है वो दूसरे शख्स के अंदर एंटर हो जाती है और फिर तेज़ी से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैल रही होती है। और उसके अलावा अगर बात करें जो फीमेल्स जो होती हैं ब्यूटी पार्लर में जा रही होती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ जो है वो तेज़ी से एक की बीमारी जो है वो दूसरे के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। तो आप वहाँ भी देखें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो स्टेरिलाइज्ड हैं या नहीं है। और अगर कोई चीज़ आप अपनी लेके जा सकते हैं तो आप कोशिश करें कि वो आप अपनी चीज़ इस्तेमाल करें, किसी और की यूज की हुई चीज़ जो है वो आप उसे यूज़ ना करें। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप एहतियात करें, आप इन चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। दोबारा बता दूँ, HIV पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को एड्स हो गया। एड्स डेवलप होने में काफ़ी साल लगते हैं। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उससे एड्स डेवलप होगा, उससे काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है। आप उसे ट्रीट कर सकते हैं कि एड्स ना हो। आज का वैसे हमारा टॉपिक था ये, थोड़ा बहुत एड्स पे बात किया, HIV पॉजिटिव पे। आज का वैसे टॉपिक था कि यूरिक एसिड लेवल को हम नेचुरली तौर पे घर में किस तरह जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है वो किस तरह जो है वो आप अपनी खुराक को किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच आप सबके सुनने का। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप इन्फो मीडिया के फेसबुक पेज पे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे बरदा लियाकत को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।